हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से हम लोग आज की डेट में कंप्लीट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले शॉर्टकट में हम लोग याद कर लेंगे कुछ ऐसे, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो इसके बारे में फिर आगे बात होगी कि F इक्वल टू एम ए ये आखिर आया कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कोई किसी भी चीज पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है और जब वेलोसिटी चेंज होने लगती है तो वहां पे एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर इस फार्मूला को हम ध्यान से देखें तो F इक्वल टू एम ए, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि ये मास है, मास पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इट गेट्स एक्सेलरेशन, यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि मास में एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अगर हम अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि न्यूटन ने क्या बताया था, तो इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कि द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट the impact produced by the object depend on their mass and velocity। ठीक है, तो जब भी किसी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारा खेल वेलोसिटी का है। एक्सीलरेशन तो एक टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, मेन तो वेलोसिटी है ना। तो किसी मास में, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, मास में वेलोसिटी, ठीक है, मास में जो वेलोसिटी होती है वही इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, यानी कि कोई भी इम्पैक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट कोई पत्थर है, अगर वो मूव करते हुए कहीं पे जाके टकरा रहा है, ठीक है, तो वो जो इम्पैक्ट वहां पे पड़ेगा वो इम्पैक्ट उसके मास और मास में जो वेलोसिटी है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेटर वेलोसिटी चाहिए, जैसे मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अगर हमें ग्रेटर वेलोसिटी चाहिए तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। कम फोर्स लगाएंगे तो कम वेलोसिटी होगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा तेजी से फेंकेंगे इसको, तो उसमें ज्यादा वेलोसिटी होती है। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे ट्रक है, ठीक है, तो ट्रक का मास जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम सेम फोर्स से, अब यहाँ देखिए बुलेट, ठीक है, तो बुलेट है यानी कि गोली है, ट्रक है, तो अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स हम ट्रक पे लगाते हैं उतना ही फोर्स अगर हम बुलेट पे लगा दें, ठीक है, तो फोर्स तो सेम है, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है, वेलोसिटी उसकी कम होगी। वेलोसिटी बुलेट की जो मास, बुलेट का जो मास है वो कम होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी उस फोर्स में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बुलेट और ट्रक की बात करें, वो तो मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात हो जाती है, फिर मास और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम बस इतना जानते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो ग्रेटर फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, मास में वेलोसिटी आ जाती है, फोर्स लगाते हैं मास में वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए यहाँ पे न्यूटन ने, जो न्यूटन है, इन्हीं के लॉज को हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूटन ने एक टर्म यहाँ पे बताया। उन्होंने कहा कि ये जो क्वांटिटी बनती है, यानी कि मास और वेलोसिटी वाली जो क्वांटिटी बनती है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। क्या नाम देंगे बाबू? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम हो गया यहाँ पे। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। ठीक है, तो हिंदी में जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए अगर हम शॉर्ट में इसको याद करवाने की कोशिश करें तो संवेग का मतलब होता है कि कोई मास है और उसके साथ में वेग है, वेग, वेलोसिटी। ठीक है, मास है, मास में वेलोसिटी है, उसको हम कहेंगे मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम अगर देखें तो द मोमेंटम, द मोमेंटम पी, मोमेंटम को किस चीज से इंडिकेट करेंगे? मोमेंटम को इंडिकेट करेंगे पी से, ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। न्यूटन ने क्या कहा कि यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो उस मास में वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब ये जो मास और वेलोसिटी का रिलेशन है यहाँ पे, इसके लिए एक टर्म बनाया जाए, उस टर्म का नाम रखा गया मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो पी से इंडिकेट करेंगे, फिर ये हुआ कि अब मोमेंटम को, मास को और वेलोसिटी को कैसे रिलेट किया जाए, तो ये यही कहा गया कि मास है, वेलोसिटी आ गई तो ये मोमेंटम के बराबर हो गया। यानी कि मास इंटू वेलोसिटी बार बार कहने से अच्छा है
कि आप मोमेंटम वर्ड का यूज करिए। तो मोमेंटम यानी कि मोमेंटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे m है और उसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है यहाँ पे v है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जितना मास है और मास में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, उसी को मोमेंटम कहा जाएगा। क्योंकि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो चेंज आया है, ये चेंज जो है ये फोर्स लगाने की वजह से हुआ है। और आपको पता है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें एक डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है। इसीलिए जो मोमेंटम है, मोमेंटम में भी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मोमेंटम में एक डायरेक्शन होता है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो मोमेंटम में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों चीजें होती हैं। तो ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज कब होता है, मोमेंटम में चेंज की अगर हम बात करें तो मोमेंटम में चेंज होता है जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं। सारा खेल अनबैलेंस्ड फोर्स का है। मोशन के बारे में जो हम बातें करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो मोशन में फोर्स का एक अहम किरदार है यहाँ पे। तो मोशन के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम अनबैलेंस्ड फोर्स पे फोकस करते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो जब हम किसी चीज पे लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या है, देखिए मास तो वही रहेगा। अब जैसे कोई मास है, मास में कोई वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फोर्स आपने लगा दिया, तो क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स थोड़ा सा आपने लगाया तो उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है इसमें कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम बस इतना है कि वेलोसिटी में चेंज हो गई, वेलोसिटी में चेंज हुआ, मास है, मास के साथ वेलोसिटी है, अब वो वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो गई तो दूसरा मोमेंटम आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट आल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। तो यहाँ पे सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसके अलावा फोर्स के अलावा वो टाइम भी इंपॉर्टेंट है कि कितने समय के लिए फोर्स आपने अप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, अब हमने हल्का सा फोर्स लगाया तो इसमें हल्का सा वेलोसिटी चेंज हुआ, और यही चीज अगर हम देर तक फोर्स इसमें लगा दें, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दें इसमें और फोर्स उतना ही लगाएं, तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि जो मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज का फार्मूला भी हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो मोमेंटम चेंज जो होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पे टाइम पर और अप्लाइड फोर्स पर। तो फोर्स कितने समय के लिए आपने लगाया है, ठीक है, फोर्स कितने समय के लिए आपने लगाया है, इसी को कहेंगे मोमेंटम चेंज। ठीक है, और जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिपेंड करता है फोर्स पे और टाइम पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एग्जैक्टली क्या कहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of unbalanced force। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स पर। ठीक है, मोमेंटम में चेंज हुआ, अब मोमेंटम में चेंज का मतलब पहले क्या मोमेंटम था, बाद में क्या मोमेंटम हुआ। चलिए स्टार्टिंग में देखें तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वहां पे वेलोसिटी हम लेंगे u, क्योंकि u इनिशियल है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फाइनल मोमेंटम में आते हैं, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है वहां पे हम ले लेते हैं एम वी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो गया
एम वी माइनस एम यू। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एम वी माइनस एम यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे एम वी माइनस एम यू जो ये चेंज हुआ है मोमेंटम में, ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो एम वी माइनस एम यू, और साथ में कि ये जो चेंज हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इतना निकल करके आया। ये बात समझ में आई, और टाइम भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ये इतना निकल करके आता है। चलिए इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पे मोमेंटम में चेंज किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये समझ में आया होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें वेलोसिटी, यानी कि किसी मास पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बस इतना ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। और मास में वेलोसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो न्यूटन ने कहा कि देखो मास में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है इसको मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, और मोमेंटम का चेंज जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, साथ में जो टाइम वहां पे लगता है वो भी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो अप्लाइड फोर्स के प्रपोर्शन में हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे F इक्वल टू एम ए की तरफ चलते हैं कि F इक्वल टू एम ए कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि न्यूटन जी ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एग्जैक्टली क्या कहा था। तो इन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का जो रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर होता है। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका कुछ मास है उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो मोमेंटम में चेंज होता है वो उस फोर्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम में चेंज हो जाता है। तो आइए इस बात को मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दैट कि ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका मास m है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे चीजों को लिख लेते हैं, मास इक्वल टू m। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, इनिशियल मोमेंट, इनिशियल मोमेंट को आप p1 मान लीजिए, फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट को हम लोगों ने p2 मान दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियल मोमेंट जो p1 है, इनिशियल मोमेंट p1 कितना हो जाएगा। तो p1 कितना हो जाएगा, p1 इक्वल टू हो जाएगा mu, और p2 कितना हो जाएगा, p2 इक्वल टू हो जाएगा, p2 मतलब सेकेंड मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया mv। नाउ वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p2 माइनस p1। ठीक है, p2 माइनस p1। ठीक है, तो p2 माइनस p1 का मतलब क्या हुआ, mv माइनस mu। ये है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो ये हुआ है, चेंज इन मोमेंटम किसके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स के
डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे हम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे P2 माइनस P1 ये रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज के लिए कुछ टाइम भी लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टोटल जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे P2 P1 तो आपको पता ही है कि mv माइनस mu बाई t, ये इतना हो गया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m अगर यहाँ से हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे v माइनस u हमें मिलेगा बाई t, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है इतनी, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इतनी क्या है, तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टी ये एक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये v माइनस यू बाई टी क्या हुआ, v माइनस यू बाई टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है, जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, m, और इतने की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, a। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, यानी कि अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसको हम इक्वल टू लगा करके यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको k बोलते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो गया, kma, ठीक है। अब अगर हम इसकी यूनिट लाएं, तो यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो सब चीज को यूनिट यूनिट रख देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट भी यूनिट हो जाएगा, ये बात समझ में आई। तो फोर्स की यूनिट कितनी होती है अगर हम इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम ये जो मास है, m मतलब मास हुआ, ठीक है। तो मास को हम किलोग्राम ले लेते हैं, तो यूनिट, चलिए यूनिट के नीचे तो ये भी 1 हो गया, इनटू मास को हम 1 किलोग्राम ले लेते हैं, इनटू एक्सीलरेशन को क्या ले लेते हैं, एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल क्या बनेगा, यहाँ पे टोटल हो गया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है। ये इतना फोर्स की यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो F यूनिट, तो फोर्स की यूनिट कितनी हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसको आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि मतलब F इक्वल टू ma से डायरेक्ट आप यहाँ पे फोर्स की यूनिट बता सकते हैं। तो यूनिट देखिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कोई भी फार्मूला लीजिए, उसके जितने भी उसमें वैल्यूज हैं उन सब की यूनिट आप निकाल करके मल्टीप्लाई और जो भी है इसमें जिस हिसाब से वो फार्मूला होगा उसी तरीके सबको रख देंगे तो वो यूनिट अपने आप निकल चली आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को क्योंकि अब न्यूटन जी ने इसको बताया हुआ था तो इसी को हम यहाँ पे न्यूटन दे देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ मतलब कि यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है उसको हम न्यूटन में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 न्यूटन क्या हो जाता है, 1 न्यूटन का मतलब ये हुआ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम यहाँ पे न्यूटन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1 न्यूटन किसको कहेंगे, यानी सिर्फ न्यूटन, 1 न्यूटन की अगर हम बात करें तो ये इतना हुआ, ठीक है। 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 न्यूटन फोर्स से आप क्या समझते हैं, 1 न्यूटन फोर्स जैसे कहीं पे अप्लाई हुआ, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये जो न्यूटन है तो पहले तो हम 1 न्यूटन को समझेंगे, देन आफ्टर जितने भी न्यूटन की बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन के बारे में बात करें अगर तो सबसे पहले तो
1 न्यूटन यहाँ पर रख लेते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता कितना है, 1 न्यूटन में सब चीज हम इसके आगे 1 रख देते हैं, तो 1 किलोग्राम इंटू, अब इसके बाद क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रख दिया आपने। अब यहीं से डेफिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म फार्मूला, फार्मूला का डिटेल्ड फॉर्म जो होता है वो डेफिनेशन होता है। तो व्हाट इज 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज द फोर्स, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स which moves 1 kilogram weight with 1 meter per second square acceleration। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स हम किसको कहते हैं। 1 न्यूटन का मतलब ये हुआ, 1 न्यूटन का मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन का फोर्स जो है 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है कि अगर मान लो कि ये 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे दें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जितना फोर्स लगता है उसी को 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो 1 न्यूटन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो 2 न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 3 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, तो अब जैसे 3 न्यूटन आपसे कह दिया गया, 3 न्यूटन बताओ कितना होता है, तो 3 न्यूटन का मतलब होता है कि 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उसे हम 3 न्यूटन का फोर्स कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी का अपोज कर दीजिए कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है उसको 1 न्यूटन कहते हैं। 1 किलोग्राम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर वजन ज्यादा है, ठीक है, 3 किलोग्राम आपने ले लिया है, तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर आपने लगा दिया, है ना, तो वेलोसिटी तो कम होगी क्योंकि 1 ही न्यूटन का फोर्स आपको लगाना है। मास अगर कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा उसी फोर्स से, उसी 1 न्यूटन से। और अगर मास उसका ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, उतना ही फोर्स अगर आप लगाते हैं तो, ठीक है। तो 1 न्यूटन की बात हो रही है, तो 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, इसके बारे में कुछ इस तरीके से निकल करके आता है। तो आई होप कि आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इनडायरेक्टली, यानी कि अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको डेरिवेट करते हैं और यहाँ पे निकल के आता है फोर्स इक्वल टू, यानी F इक्वल टू टोटल ma निकल करके यहाँ पे आया, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन शॉर्ट हम लोग क्या याद रखते हैं, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो फोर्स लगाएंगे, मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसका जो प्योर फॉर्म है, यानी कि ma के पहले जो बातें बताई गई थी, जो न्यूटन ने बताया था, वो ये था कि मास में वेलोसिटी में चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो रेट ऑफ चेंज, क्योंकि मास तो वही रहेगा, मास में चेंज होना नहीं है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं, तो इसलिए वहां पे जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वहां पे एक्सीलरेशन आ जाता है मोशन के फर्स्ट चैप्टर में। यानी फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इस एक्सीलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में, इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया, ठीक है। तो आई होप कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है यही, मतलब कि न्यूटन का जो लॉ है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही सब कुछ है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये फोर्स के बारे में बात करता है, तो जहां कहीं भी फोर्स अप्लाइड होता है वहां पे मोशन होता है। यानी कि फोर्स अगर नहीं है
तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाती है, चाहे वो बैलेंस फोर्स हो, अनबैलेंस फोर्स हो। ऐसा तो कोई जगह नहीं जहाँ पे फोर्स अप्लाइड ना हो। तो हर एक ऑब्जेक्ट आप यूनिवर्स में देख लीजिए कि हर एक प्लेनेट जो है दूसरे प्लेनेट पर अट्रैक्शन फोर्स लगाए हुए है ना। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे पर कुछ न कुछ फोर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। कुछ नहीं तो जैसे आप यहाँ पे टेबल पे कोई चीज इस तरीके से रखे हुए हैं तो इस पे भी फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई था तो वो नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टे करेगा, रुकेगा। अगर यहाँ पे कोई और फोर्स लगाते हैं, जैसे मूवमेंट के लिए लगा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो फोर्स हर जगह पे अप्लाइड है, बिना फोर्स के कोई भी मोशन नहीं हो सकता। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और इसमें हमें एक चीज निकल के एक चीज जानने को मिला कि फोर्स जो है, अब हम यहाँ पे फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में इतना ही जानते थे कि पुल और पुश करो, है ना, पुल करो पुश करो बस हो गया, यही फोर्स हो गया। लेकिन फोर्स को अब हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे हम मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको मेजर करके हम फोर्स के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए भी। तब तक के लिए थैंक यू।